हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। आज हम डॉक्टर चंद्रशेखर वैकंठ रमन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वैकंठ रमन। आज हम डॉक्टर चंद्रशेखर वैकंठ रमन के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के लिए भारत में कुछ अच्छे कॉलेज स्थापित किए थे। इन्हीं कॉलेजों में से एक था मद्रास चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज। इस कॉलेज में आधुनिक विज्ञान की जानकारी पाकर हमारे देश में भी अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। ऐसे ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों में प्रसिद्ध नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वैकंठ रमन, जिन्होंने विज्ञान जगत में गौरव प्राप्त कर भारतीयों का मस्तक ऊंचा किया। चंद्रशेखर वैकंठ रमन का जन्म दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली नगर में 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर एक साधारण आदमी थे। पहले वे तिरुचिरापल्ली के एक हाई स्कूल में अध्यापक थे। बाद में वे विशाखापट्टनम के एक कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक हो गए। रमन की माता का नाम श्रीमती पार्वती अम्मल था। ये बात उस समय की है, 19वीं शताब्दी की है, जब अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के लिए भारत में कुछ अच्छे कॉलेज स्थापित किए थे। इन अच्छे कॉलेजों में एक कॉलेज चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज था। इस कॉलेज में हमारे देश के भी कई वैज्ञानिकों ने शिक्षा प्राप्त की और वैज्ञानिक आविष्कार भी किए। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वैकंठ रमन, जिन्होंने विज्ञान जगत में बहुत उन्नति की और देश का मस्तक ऊंचा किया। चंद्रशेखर जी का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनके पिता पहले हाई स्कूल में अध्यापक थे। बाद में वे विशाखापट्टनम चले गए और यहाँ पर एक वो कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक हो गए। रमन की माता का नाम पार्वती अम्मल था। रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 12 वर्ष की कम उम्र में ही वोल्टेयर से हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी विशेष प्रतिभा के कारण सभी के स्नेह के पात्र बन गए। सन 1904 में उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1907 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाकर उत्तीर्ण की। उन्हें विज्ञान विषय से प्रेम था, अतः उन्होंने अपने प्रिय विषय भौतिक विज्ञान को चुना। रमन की असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर विलायत भेजने की स्वीकृति प्रदान की, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे विदेश न जा सके। उच्च शिक्षा समाप्त करने के उपरांत वे लेखा विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे। परीक्षा में सफलता हेतु उन्होंने विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत आदि नए विषयों का अध्ययन किया और इस परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी नियुक्ति भारत सरकार के सहायक महालेखापाल के पद पर कलकत्ता में हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर रमन बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, बहुत होशियार थे पढ़ने में। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही वोल्टेयर से हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी। इसके बाद वो मद्रास के प्रेसिडेंट कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। यहाँ भी वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत होशियार थे। इस कारण से सभी लोग उनको बहुत प्यार करते थे और सभी उनको बहुत स्नेह करते थे। सन 1904 में उन्होंने अपनी स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। सन 1907 में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, उसमें भी उन्हें फर्स्ट डिवीज़न से वो पास हुए।
उन्हें विज्ञान बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने विज्ञान संकाय का ही विषय भौतिक विज्ञान को चुना। डॉक्टर रमन जो थे बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे, तो उनकी इस प्रतिभा को देखकर सरकार ने उनको छात्रवृत्ति देकर विलायत मतलब बाहर पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन अस्वस्थता थी उनके साथ, तो इस कारण से वो विदेश नहीं जा सके। उस शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने लेखा विभाग का जो कंपटीशन एग्ज़ाम को दिया। परीक्षा में सफल होने के लिए उन्हें, वो विज्ञान के विद्यार्थी तो थे, पर कोई भी जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें और भी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी आते हैं, जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत आदि। तो उन्होंने इन सब विषयों का भी अध्ययन किया और इसमें भी वो प्रथम आए और भारत सरकार के सहायक महालेखापाल के पद पर कलकत्ता में उनकी नियुक्ति हो गई। इसी समय उनका विवाह श्री कृष्ण स्वामी अय्यर की सुपुत्री त्रिलोक सुंदरी के साथ हो गया। अर्थ विभाग में काम करते हुए भी रमन का ध्यान विज्ञान की ओर लगा रहता। एक दिन वे ट्रॉम में बैठकर डलहौजी स्क्वायर से अपने घर सियालदह जा रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद। वे झट ट्रॉम से उतर गए और परिषद भवन जाकर परिषद के सचिव से भेंट कर उनसे दूसरे दिन मिलने का समय तय किया। सचिव से भेंटकर उन्हें अपने प्रकाशित लेख दिखाए, जिससे वे प्रभावित हुए। उन्होंने रमन को अनुसंधान कार्य के लिए समुचित सुविधाएं देने का आश्वासन दिया और इन्हें परिषद का सदस्य बना लिया। इस प्रयोगशाला में रमन ने बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिससे उनकी ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। रमन जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को पाकर परिषद गौरव का अनुभव करने लगी। रमन भी अब खुश थे। श्री रमन 3 वर्ष कलकत्ता में रह पाए थे कि उन्हें रंगून स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ पर भी वे अपनी विज्ञान साधना में जुटे रहे। मार्च 1910 में पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने 6 महीने की छुट्टी ले ली और मद्रास चले आए। वहाँ अपने घर पर ही प्रयोगशाला बनाकर वे कंपन और ध्वनि संचार के बारे में अनुसंधान करते रहे। सन 1911 में रमन को अकाउंटेंट जनरल के पद पर नियुक्त करके पुनः कलकत्ता भेज दिया गया। अब वे परिषद की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए खोज कार्य में जुटे रहे। आपने वीणा, मृदंग, पियानो आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि एवं संगीत की विशेष प्रकार से खोज की और इनके संबंध में कई उच्च कोटि की पुस्तकें भी लिखी। वाद्य यंत्रों की इस खोज से विज्ञान जगत में तहलका मच गया। जो रमन थे, डॉक्टर रमन, उनकी शादी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर की सुपुत्री त्रिलोक सुंदरी के साथ हुई। अर्थ विभाग में काम करते हुए भी डॉक्टर रमन का ध्यान हमेशा विज्ञान की ओर ही रहता था। एक दिन की बात है कि वो ट्रॉम में बैठकर डलहौजी स्क्वायर से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा, जिस पर कि भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद लिखा था। तो वो ट्रैम में से उतर गए और उस परिषद भवन में अंदर गए और वहाँ वो सचिव से मिले। तो सचिव ने उनको दूसरे दिन मिलने का समय दे दिया और जब वो सचिव से मिले तो उन्होंने उनको अपने जो उनके लेख प्रकाशित हुए थे वो सब दिखाए। तो उससे सचिव बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने क्या करा, डॉक्टर रमन को अनुसंधान कार्य के लिए बहुत सारी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। कहा कि हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे और अपनी परिषद का उनको सदस्य भी बना लिया। इस प्रयोगशाला में डॉक्टर रमन ने बहुत सारे नए नए आविष्कार किए, जिससे कि वो देश विदेश में सब में विख्यात हो गए, लोग उनको जानने लगे। रमन जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को पाकर परिषद को भी बहुत खुशी हुई, उनको अपने आप में बहुत ज़्यादा गौरव का अनुभव होने लगा। डॉक्टर रमन भी
बहुत खुश थे। डॉक्टर रमन 3 वर्ष तक कलकत्ता में रहे। फिर उनका स्थानांतरण हो गया, कहाँ पर हो गया, 3 वर्ष तक कलकत्ता में रहे। फिर उन्हें रंगून के लिए उनका स्थानांतरण हो गया। 1910 में उनके पिताजी का देहांत हो गया और उन्होंने 6 महीने की छुट्टी ली और वो मद्रास आ गए। पर यहाँ भी उनका ध्यान, यहाँ पर उन्होंने क्या करा, अपने घर में ही एक लैब बना ली और उसमें वो प्रैक्टिकल करते रहते। फिर 1911 में क्या, उन्हें अकाउंटेंट के जनरल पद पर उनका प्रमोशन हो गया मतलब, और उनको कलकत्ता भेज गया। अब वे परिषद की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए खोज कार्य में जुटे रहे। इन्होंने जितने भी वाद्य यंत्र थे उनके ध्वनियों को सुना और इनके संबंध में कई उच्च कोटि की पुस्तकें भी लिखी। वाद्य यंत्र की इस खोज से विज्ञान जगत में बहुत तहलका मच गया। सन 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत साइंस कॉलेज खोला गया, जिसमें भौतिक विज्ञान के एक प्रोफेसर की आवश्यकता थी। विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी को रमन का ध्यान आया। लोगों को विश्वास नहीं था कि रमन उस पद को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर काफ़ी अच्छा वेतन पा रहे थे। लेकिन रमन ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। 29 वर्ष की आयु में जुलाई 1917 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्य करना शुरू किया। सन 1921 में रमन पहली बार विदेश गए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों का सम्मेलन ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, जिसमें रमन को अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। रमन के विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनकर वहाँ उपस्थित विद्वान बहुत प्रभावित हुए। उनकी बहुमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें सन 1921 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया और सन 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो चुना। इस वर्ष प्रकाश संबंधी खोजों के विषय में भाषण के लिए वे कनाडा गए। इस यात्रा के समय जब उनका जहाज भूमध्य सागर से गुजर रहा था तो सागर के नीले रंग को देखकर वे गहरे चिंतन में डूब गए। इस नीले रंग का कारण क्या है? उस समय तक उस प्रश्न का किसी के पास संतोषजनक उत्तर नहीं था। क्या हुआ कि सन 1914 में कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत साइंस कॉलेज खोला गया, जिसमें कि एक भौतिक विज्ञान क्या होता है, फिजिक्स के एक प्रोफेसर की आवश्यकता थी। विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो सर आशुतोष मुखर्जी थे। उनको याद आया कि डॉक्टर रमन भौतिकी में बहुत ही अच्छे हैं, पर लोगों को ये विश्वास नहीं था कि रमन उस पद को स्वीकार करेंगे और वो प्रोफेसर बनेंगे, क्योंकि डॉक्टर रमन पहले से ही बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में थे, जिसमें कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, जबकि प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं उनमें सैलरी कम मिलती है। इसलिए लोगों को ये सोचना था कि वो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर रमन से जब बात हुई तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और साइंस कॉलेज में वो प्रोफेसर हो गए। 29 वर्ष की आयु थी उनकी जबकि वो प्रोफेसर बने जुलाई 1917 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्य करना शुरू कर दिया। 1921 में पहली बार उनको विदेश जाने का मौका मिला और वहाँ पर क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों का एक सम्मेलन था, जिसमें डॉक्टर रमन को अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। रमन के विद्वतापूर्वक लेक्चर को सुनकर वहाँ पर उपस्थित जितने भी विद्वान लोग थे वो सभी बहुत प्रभावित हुए। उनकी बहुमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1921 में इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें अपना फेलो चुना।
इस वर्ष क्या था, प्रकाश संबंधी खोजों के बारे में भाषण देने के लिए डॉक्टर रमन कनाडा गए। जब वो कनाडा जा रहे थे, तो जब वो समुद्र में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि समुद्र का जो जल है वो नीला रंग का दिखाई दे रहा था। वो उनको बहुत चिंता हुई, गहरा उन्होंने चिंतन किया, सोचा कि इसका नीला रंग क्यों है, नीला रंग होने का कारण क्या है। उस समय तक किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं था कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है। तो इसी समय से रमन इसकी खोज में जुट गए। 7 साल तक कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने इसका हल खोज निकाला। उनकी यह खोज रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे उन्होंने 1928 ईस्वी में प्रकाशित किया। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इस महान घटना की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1929 में रमन को ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें सन 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यद्यपि सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका था, फिर भी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर रमन ने यह पुरस्कार और पदक स्टॉकहोम जाकर वहाँ के राजा के हाथों से प्राप्त किया। इसके बाद देश तथा विदेश के प्रायः हर विख्यात विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से विभूषित किया। सन 1930 के बाद उन्होंने खोज की कि आँख के पीछे के पर्दे यानी कि रेटिना पर दृष्टि ठीक प्रकार से कैसे अंकित होता है। उन्होंने हीरो और गुलाब के फूलों पर भी नई और महत्वपूर्ण जानकारी दी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, इसके लिए डॉक्टर रमन ने 7 साल तक मेहनत की और इसका हल निकाल लिया। इस खोज का नाम रखा गया रमन प्रभाव, जिसे कि 1928 में प्रकाशित किया गया। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी, इसीलिए इस महान घटना की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। सन 1929 में रमन को ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। फिर भी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर रमन को मिला। ये पुरस्कार उन्होंने स्टॉकहोम जाकर वहाँ के राजा से लिया। इसके बाद जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे उन सभी ने इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी। 1930 में उन्होंने ये खोज की कि आँख के पीछे के पर्दे पर दृश्य ठीक प्रकार कैसे बनता है, और उन्होंने हीरो और गुलाब के फूलों पर भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। डॉक्टर रमन ने अब सरकार का आग्रह मानकर तत्कालीन विश्वविद्यालय से अवकाश ले लिया और सन 1930 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में अनुसंधान कार्य का संचालन शुरू कर दिया। सन 1943 में उन्होंने एक स्वतंत्र संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित कर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य किया। इनकी प्रतिभा और खोजों के फलस्वरूप सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि प्रदान की। सोवियत रूस ने सन 1957 में डॉक्टर रमन को लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को लेने के लिए वे पत्नी के साथ 3 माह की यूरोप यात्रा पर गए। पुरस्कार ग्रहण करते समय उन्होंने कहा था, मैंने अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया। मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि मेरी खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो और इससे मानव जाति का कल्याण हो। 21 नवंबर 1970 को डॉक्टर रमन का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। वे इस समय 82 वर्ष के थे। डॉक्टर रमन देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका विश्वास था कि इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वे चाहते थे कि हमारा देश वैज्ञानिक खोजों के मामले में
अपने पैरों पर खड़ा हो और हमें विदेशों का मुँह ना ताकना पड़े। देशवासियों का यह पुनीत कर्तव्य है कि सभी उनके इस विश्वास को कायम रखें। अब हम रमन प्रभाव के बारे में जाएं। जब एक रंगी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ में से गुजरती है, तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस फैले हुए प्रकाश की तरंग लंबाई प्रारंभिक प्रकाश की तरंग लंबाई से अधिक होती है। इस कारण यह दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है। ऐसा उस द्रव की आंतरिक विशेषताओं के कारण होता है। अब क्या होता है, डॉक्टर रमन ने सरकार ने उनसे निवेदन किया था, तो वो निवेदन उन्होंने मान लिया और तत्कालीन विश्वविद्यालय से अवकाश ले लिया, कुछ दिनों का छुट्टी ले ली और सन 1913 में से वो कहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया। 1943 में उन्होंने एक अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम रखा गया रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, और यहाँ पे भी उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य किए। इनकी प्रतिभा और खोजों के फलस्वरूप सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। सोवियत रूस ने 1957 में इनको लेनिन शांति पुरस्कार दिया। इस पुरस्कार को लेने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ 3 माह की यूरोप की यात्रा पर गए थे। उन्होंने पुरस्कार ग्रहण करते समय उन्होंने ये बताया कि मैंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए नहीं किया, बल्कि मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी खोज करूं उसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में हो और मानव जाति का कल्याण हो। 21 नवंबर 1970 को डॉक्टर रमन की मृत्यु हो गई जब ये 82 वर्ष के थे। डॉक्टर रमन देश के बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने हमारे देश को बहुत सारी खोजें दी। उनका ये मानना था कि सारी खोजें हमारे देश में ही हों, हमें किसी चीज़ के लिए विदेश पर निर्भर न रहना पड़े। रमन प्रभाव क्या है? जब हम किसी एक रंगी प्रकाश की किरण को किसी पारदर्शक पदार्थ में से गुजारते हैं तो क्या होता है, उस किरण का कुछ भाग रास्ते में ही फैल जाता है और जो फैला हुआ प्रकाश की तरंग लंबाई प्रारंभिक प्रकाश की तरंग लंबाई से अधिक होती है। इस कारण वह दूसरा रंग जो है वो प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है। ऐसा उस द्रव की आंतरिक विशेषता के कारण होता है। इस महत्वपूर्ण खोज को ही रमन प्रभाव या रमन चमत्कार कहा गया है। नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक ने विस्फोटक द्रव डायनामाइट की खोज की थी। उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपना सारा धन एक संस्था के सुपुर्द कर इच्छा प्रकट की थी कि इस धन के ब्याज से हर वर्ष संसार के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों और साहित्यकारों को पुरस्कार दिए जाएं। तभी से हर वर्ष यह पुरस्कार रसायन, भौतिकवेत्ता, जीव वैज्ञानिक और साहित्यकारों को दिया जाता है। शांति स्थापित करने वाले व्यक्ति को भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 9 दशकों से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना सम्मान और गौरव की बात मानी जाती है। भारत से संबंध रखने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, इनको 1968 में जैव विज्ञान और आनुवंशिकी के क्षेत्र में मिला था। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र। मदर टेरेसा, इनको वर्ष 1996 में शांति के स्थापित करने के लिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनको 1998 में अर्थशास्त्र में। श्री कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति के लिए बाल संरक्षण में मिला था। नोबेल पुरस्कार क्या है? अल्फ्रेड नोबेल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विस्फोटक द्रव्य जो होता है डायनामाइट, उसकी खोज की थी। जब इनके जीवन का अंतिम समय आ गया था तो इन्होंने क्या किया था, अपना जो पूरा का पूरा पैसा था वो एक संस्था को दे दिया था और ये इच्छा प्रकट करी थी
कि इस जो मेरा पैसा है इससे जो भी ब्याज आएगा तो उससे क्या करना है, हर साल जितने भी श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं और साहित्यकार हैं उनको पुरस्कार दिया जाए। तभी इससे क्या है, रसायन, भौतिकी, जैव विज्ञान और साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया जाने लगा और शांति स्थापित करने वाले व्यक्तियों को भी ये नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। पिछले कुछ दशकों में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, डॉक्टर सुब्रमण्य चंद्रशेखर, मदर टेरेसा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, श्री कैलाश इत्यादि। डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के विदेशी नागरिक थे और मदर टेरेसा विदेशी मूल की भारतीय नागरिक थी। अब हम इसका अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।